मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अभी बच्चे बहुत कम आए हैं बेटा। आपका पेज नंबर 177 से स्टार्ट किया जाएगा। अभी बच्चों को आने दो बेटा। 12 से 14 स्टूडेंट तो हों कम से कम। बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, क्या बात है। हाँ बेटा, जल संपदा के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जल संपदा। आप में से कुछ बच्चे कल भी ज्वाइन हुए थे, तो आज हम रिपीट करेंगे क्योंकि कल बहुत कम बच्चे थे। देखिए बेटा, जल संपदा क्या होता है। वाटर रिसोर्सेज होते हैं, यानी वाटर रिसोर्सेज, इनको कहाँ कहाँ से पानी मिलता था, यहाँ के लोगों की क्या क्या जरूरत थी, उस चीज को हमें यहाँ पे उस विषय वस्तु को जानना है। जल संपदा है विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला जो तथ्य है, तुंगभद्रा नदी के द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। एक नेचर ने बनाया हुआ है, यहाँ पे इस तरह का एक कुंड बना हुआ है जिसमें पहाड़ों का जो पानी है वो धीरे धीरे करके विभिन्न जलधाराओं के माध्यम से इस तरह के प्राकृतिक कुंड में इकट्ठा हो जाता है। और इसके अलावा दूसरा स्रोत इसका है, तुंगभद्रा नदी से भी इसको पानी मिल जाता है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। उत्तर पूर्व यानी इसकी दिशा बताई गई है कि यह उत्तर से पूर्व की दिशा में बहती है तुंगभद्रा नदी। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट पहाड़ियों से परिपूर्ण है, यानी जो आसपास का माहौल है वह बहुत ही सुंदर ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। करधनी होती है जैसे कि एक काला धागा एक कमर के चारों ओर बांधा जाता है, तो उस तरह से करधनी उसे कह सकते हैं हम, यानी जिसका जो चारों तरफ से एक घेरा बनाए हुए हो, तो शहर के चारों तरफ एक घेरा बनाए हुए है इस तरह की रमणीय ग्रेनाइट चट्टानें। और ग्रेनाइट एक बहुत ही अच्छा खनिज होता है। इन पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती हैं, यानी जो पहाड़ी इलाके हैं उनसे ऊपर से जब वर्षा होती है तो जलधाराओं में पानी इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे करके वो नदी में मिल जाता है, नदी के जल को बढ़ा देता है। अब हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं। देखिए बेटा, लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के होज बनाए गए थे। देखिए बेटा, इसमें यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि सभी जो धाराएं हैं साथ साथ बांध बना करके, यानी जितने भी जलधाराएं हैं जो पहाड़ी प्रदेश से नीचे मैदानी इलाके की तरफ बहती हैं, उन सब पे बांध बनाया गया है और फिर उसके पानी को स्टोर करने के लिए होज बनाया गया है। क्योंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। यानी ये जो प्रायद्वीप का ये इलाका है बहुत ही ज्यादा शुष्क क्षेत्र है, और पानी का स्टोर करना और इसको शहर तक ले जाना, यानी जो मेन बाउंड्री है, शहर जो मेन क्षेत्र है जहां पर मार्केट सिस्टम भी देखने को मिलता है, तो जहां सभी तरह की सुविधाएं हैं
तो उस क्षेत्र तक पानी का प्रबंध करना वो सब इसके जरिए ही किया गया था। इस यानी जो वाटर के जो होज बने हुए थे, बड़े बड़े जल कुंड बने हुए थे, जलाशय कह सकते हैं, तो उन इलाके के लिए नहरों के द्वारा पानी ले जाया गया था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण होजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। तो बेटा ये जो कमलपुरम जलाशय है ये कब बनाया गया था? ये 15वीं सदी के दौरान बनाया गया था और ये बहुत ही फेमस जलाशय है। कमलपुरम जलाशय आज भी इसका अस्तित्व देखने को मिलता है। कमलपुरम जलाशय का अस्तित्व आज भी देखने को मिलता है और ये 15वीं सदी का बनाया हुआ था। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, यानी खेतों की सिंचाई भी इससे होती थी, और इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था। यानी कमलपुरम जलाशय के पानी को एक तो खेतों की सिंचाई के लिए यूज कर रहे थे, दूसरा यूज इसका क्या था? राजधानी केंद्र तक नहर के माध्यम से साफ पानी ले जाया गया था पीने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक, यानी ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, इसमें हीरिया नहर का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। इसमें हीरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के रूप में देखा जा सकता है। भग्नावशेष होते हैं बेटा जिसके टूटे हुए बचे हुए अवशेष आज भी मौजूद हैं, यानी हीरिया नहर के कुछ बचे हुए अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने हुए बांध से पानी लाया जाता था, यानी जो तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाए गए थे तो उस एरिया से नहर के जरिए यहाँ पे पानी लाया जाता था। इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। यानी जो धार्मिक केंद्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा मंदिर बनाए गए हैं, विरूपाक्ष मंदिर है, विठल मंदिर है, गोपुरम बने हुए हैं, तो वो धार्मिक केंद्र कहलाएगा। और इसके अलावा महानवमी डिब्बा नाम की जो इमारत है, एक तरह से चबूतरा जो बनाया गया है, वो एक इमारत ना होकर के एक चबूतरे की तरह है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कुछ अनुष्ठान संपन्न होते होंगे, कुछ मीटिंग वगैरह होती होंगी, इस तरह से यूज किया जाता होगा। और जो शहरी केंद्र है ये हम एक तरह से इसकी राजधानी केंद्र के रूप में भी इसका अर्थ लगा सकते हैं, को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। यानी धार्मिक केंद्र के बीच में और शहरी केंद्र के बीच में जो क्षेत्र पड़ता था वो उसमें खेती होती थी, और उस खेती के लिए जो पानी की सप्लाई हो रही थी वो हीरिया नहर से तुंगभद्रा नदी से पानी ला करके की जा रही थी। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। संगम वंश के राजा कौन थे? आपने जैसे कि इसके संस्थापक जो राजा रहे हैं उनमें संगम वंश के राजाओं का नाम आता है। उनमें सबसे पहले शासकों के नाम आएंगे, आप याद रखिए, हरिहर राय और बुक्का राय। इन दोनों का जो संबंध था संगम वंश से माना जाता है। तो यहाँ तक ये टॉपिक बिल्कुल आसान है। इसके अंदर आपको पॉइंट्स बना करके हेडिंग बनाना चाहो तो हेडिंग भी यूज कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से काम करें। जैसे सबसे पहले बता सकते हैं तुंगभद्रा नदी जल का स्रोत है, फिर आप बताएं प्राकृतिक कुंड बने हुए हैं, फिर आप बता सकते हैं इसमें हौज बने हुए हैं जो पानी के स्टोरेज होते हैं वो बने हुए हैं। एक फिर आगे हेडिंग बना सकते हो कमलपुरम जलाशय की, फिर इसके बाद में हेडिंग बना सकते हो हीरिया नहर की। तो ये एग्जांपल्स हमारे सामने इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ठीक रहेंगे। अब आप एक बार आप इस टॉपिक को देखिएगा, हौजों और जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करके पूरी तरह से अपनी अटेंडेंस शो करनी है। ये नहीं कि बीच में फिर डिस्कनेक्ट हो गए, फिर चले गए, फिर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से आपको यहाँ पे समर्पण भाव दिखाना है ताकि आप कुछ सीख सकें। आपकी कंटिन्यूटी मायने रखती है बेटा। ये जो क्रूशियल टाइम पीरियड बीत रहा है, आप जैसे स्कूल खुल जाएंगे तो सभी समस्याएं वैसे भी दूर हो जाएंगी। जो कमियां रह जाती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो उस समय भी क्लियर कराएंगे। लेकिन बेटा इस समय भी आपको इसका बेटर यूटिलाइजेशन करना है। जैसे अपने जो बोर्ड आउटगोइंग बोर्ड है, जो अब 12th के एग्जाम उनके नहीं हो पाए, तो बेटा ऐसा हमेशा नहीं होता। ये बहुत रेयर सिचुएशन देखी है, आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा, अभी हुआ है ये। तो इस तरह के उन बच्चों के मार्क्स, ऐसा नहीं कि बेटा स्कूल जो है मन चाहे मार्क्स लगा सकता है, ऐसा नहीं है। उनके जिस तरह की रिपोर्ट रहती है स्कूल में वही लगेंगे, उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं किसी को भी।
ऐसा नहीं है कि किसी को वरीयता दी जाती है, जैसा उसकी रिपोर्ट है वैसा उसका रिजल्ट होगा। अब बेटा आगे देखिएगा, हौजों और जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था। कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेस लिखते हैं। यानी पेस कौन है? ये डोमिंगो पेस है, जो विदेशी यात्री है। तो वो कृष्णदेव राय के द्वारा जो जलाशय बनवाया गया था उनके विषय में क्या लिखते हैं, ये सारी डिटेल जो है उसी के विषय में है। राजा ने जलाशय बनवाया, जलाशय जहाँ पे जल को स्टोर किया जा सके, जैसे कि हमारे तालाब होते हैं वो जलाशय ही तो होते हैं। दो पहाड़ियों के मुख विवर पर, जिससे दोनों में से किसी भी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो सके। यानी ये एक ऐसा स्थान है जहां पर दोनों पहाड़ियों का, एक पहाड़ी मान लीजिएगा इस तरह से एक पहाड़ी है और उसी के साथ दूसरी पहाड़ी है, तो जो बीच का इलाका है जहां पे दोनों पहाड़ियों के ढाल का पानी इकट्ठा होना है उसे मुख विवर बोला है इन्होंने, मुख विवर। और वो पानी जो इकट्ठा हो जाएगा तो उस पानी इकट्ठे करने के बाद उसको कहाँ ले जाएंगे वो आगे लिखा हुआ है इसमें। इसके अलावा जल 9 मील को अगर किलोमीटर में लिखते हैं तो 15 किलोमीटर बन जाते हैं, से भी अधिक दूरी से पाइपों से आता है। यानी इस समय ये लोग पाइपें बनाना जान चुके थे। इस समय 15वीं सदी के दौरान पाइपें बनाना जानते थे, वो पाइपें इस्तेमाल करते थे, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यानी जो सबसे बाहर का पर्वत है उसकी जो तलहटी है उसके साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। यानी ये एक ऐसी झील से पानी लाया जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पानी छलक जाता है और वो पानी छलकने की वजह से वो छोटी नदी में पानी मिल जाता है। जलाशय के 3 विशाल स्तंभ बने हुए हैं। यानी ये विजयनगर साम्राज्य की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा जलाशय है जिसके बीच में 3 स्तंभ बने हुए हैं, 3 खंबे बने हुए हैं और जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। यानी बहुत सुंदर सुंदर चित्र उन पे बनाए गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं। यानी जो पिलर्स हैं वो पिलर्स ऊपरी भाग के अंदर, यानी उनका जो सिरा है, शीर्ष जो है, उनका टॉप लेवल जो है वो पाइपों से जुड़ा हुआ है, जिनसे ये अपने बगीचों, धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते हैं। यानी उन पाइपों के जरिए बगीचों को पानी भेजा जाता है और धान के खेतों की सिंचाई भी की जाती है। इस जलाशय को बनाने के लिए एक राजा ने पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया था। यानी ये एक आर्टिफिशियल जलाशय है और इसमें पूरी पहाड़ी को तुड़वा करके ऐसा किया गया है। जलाशय में मैंने इतने लोगों को काम करते देखा, कौन कह रहा है ये व्यक्ति? ये डोमिंगो पेस कहते हैं। डोमिंगो पेस कहते हैं कि मैंने खुद देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस जलाशय का निर्माण करने में काम कर रहे थे। वहां 15 से 20 हजार आदमी लगे हुए थे, जो कि कितना बड़ा काम हो सकता है आप भी सोच सकते हो। और ऐसा इन्होंने बताया है कि चींटियों की तरह काम कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा सघन जनसंख्या, मतलब ये क्षेत्र में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे थे इस जलाशय को निर्माण करने में। और इस जलाशय का निर्माण करने में कितना ज्यादा जोखिम रहा होगा, क्योंकि पहाड़ को तोड़वाया गया, फिर पहाड़ को तोड़ करके उसके नीचे से भी खुदाई की गई होगी क्योंकि पथरीली जमीन होगी वो भी, और फिर उसमें पानी का स्टोरेज बनाया गया होगा। राजकीय केंद्र की और जातीय कृत्रिम जल प्रणाली आप देख पा रहे होंगे, यानी आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, राजा या शासक के द्वारा बनवाई गई थी। इस तरीके से जो राजधानी केंद्र है वहां तक पानी पहुंचाया गया था, इस तरह की नालियों का निर्माण करके। अब आता है किलेबंदियां और सड़कें। देखिए बेटा, किलेबंदी इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में आता है किलेबंदी। यानी ये जो इलाका है विजयनगर साम्राज्य, अगर इसकी विशेषताएं लिखनी आती हैं तो सड़कों के विषय में बाकायदा बता सकते हो, लेकिन किलेबंदी के बारे में, जल संपदा के बारे में, जलाशय के विषय में कोई भी आप जानकारी इससे संबंधित प्रदान कर सकते हैं और उससे रिलेटेड मैटर आप अरेंज कर सकते हैं। किलेबंदी होती क्या है? इसको दुर्गबंदी भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ पर रोड और फोर्टिफिकेशन के विषय में बताया गया है। और ये जो फोर्टिफिकेशन का काम है ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जब बाहर से हमला होता है तो इस तरह की एक दीवार से पूरे कंप्लीट साम्राज्य को घेर दिया जाता है। यानी दीवार, ऊंची ऊंची दीवार बनवा दी जाती है ताकि बाहर से सैनिक हमला ना हो, और उसके कुछ एंट्री गेट छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा करने से एक बड़ा फायदा रहता है। इन लोगों ने क्या किया हुआ था
खेतों के बाहर भी किलेबंदी का काम कर रखा था, यानी दीवार बनवाई हुई थी। अब बाहर से कोई भी व्यक्ति या कोई भी सेना इन पे हमला करती है तो वो उसके एंट्री गेट के जरिए ही प्रवेश करेगी, और एंट्री गेट पर सैनिकों का जमावड़ा बहुत भारी रहता था, उनके पास हथियार रहते थे, इसलिए बाहर से चांसेस बहुत कम होते थे। अगर कोई सेना लड़ने के मकसद से आई है तो वो बाहर ही बैठी रहती थी, महीने 2 महीने में थक करके वापस चले जाते थे, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई अनुकूल माहौल नहीं बनता था जिससे विजयनगर साम्राज्य के अंदर वो प्रवेश कर सके, उन पर हमला कर सके। अब हम आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं। तो बेटा ये किलेबंदी है, इसको दुर्गबंदी कहते हैं, इसको फोर्टिफिकेशन भी कहते हैं, यानी जो सीमा होती है, बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री के साथ में बाउंड्री वाल बनवा दी जाती है और वहां पर जगह जगह पर किले बना दिए जाते हैं जहां पर सैनिकों की तैनाती होती है, यानी फोर्ट्स बना दिए जाते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था, यानी दीवारों से पूरी बाउंड्री पे दीवार बनाई गई थी। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक के द्वारा कालिकट कोझिकोड भेजा गया था, तो रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। देखिए बेटा इसमें ये जो जानकारी है, कोई ना कोई आपको उसका राइटर, आपको या इतिहासकार या फिर विदेश यात्री, कोई ना कोई जानकारी उसके जरिए हमें मिल रही है। जैसे जल संपदा के बारे में कुछ भी लिखना होता है तो डोमिंगो पेस के एग्जाम्पल के जरिए हम समझ पाएंगे, लेकिन अगर हम मान लीजिए विजयनगर शहर के बारे में, सुंदरता के बारे में विवरण आता है तो डोमिंगो पेस के बारे में हम लिख सकते हैं, उसके विस्तार के बारे में बता सकते हैं। और जो किलेबंदी का काम है, ये इसके बारे में अगर कोई जानकारी आती है तो अब्दुल रज्जाक के बारे में हम बताना पड़ेगा। अब्दुल रज्जाक जो कि फारस का एक दूत था, फारस के शासक ने यहाँ पे भेजा था, हम देख सकते हैं। और यह व्यक्ति क्यों आया था, ये फारस के राजा का दूत था अब्दुल रज्जाक, और ये विजयनगर साम्राज्य की प्रशंसा इसने सुन रखी थी, उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए आया था। अब ये क्या बताता है आगे देखिए, और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। उसने बताया जो दुर्ग बने हुए हैं, जो फोर्ट बने हुए हैं, उनकी 7 लेयर्स बनी हुई हैं, 7 पंक्तियां हैं उनकी 7 लाइंस बनी हुई हैं। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था, यानी खेती के बाहर भी दीवार डाली गई है और जंगल के एरिया को भी कवर किया गया है। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी, यानी जो सबसे यानी जो आउटसाइड की दीवार है, वो दीवार एक तरह से इसकी बाउंड्री है, और उस बाउंड्री पर वह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी को जोड़ा गया है इस दीवार से। यह विशाल राजगीरी संरचना थोड़ी सी सूंडाकार थी। सूंडाकार का मतलब होता है बिल्कुल गोल आकार ना होकर के, जैसे अंडे का आकार होता है उस तरह के आकार में इस तरह की जो संरचना बनाई गई थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था, यानी बाउंड्री वाल पे जो दीवार बनाई गई है उसमें पत्थरों को जोड़ने के लिए, जैसे कि आज के समय में हम कोई भी दीवार बनवाते हैं तो हम कोई ना कोई मसाला जरूर यूज करते हैं, चूना यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, या फिर हम मिट्टी यूज करते हैं, कुछ ना कुछ हम यूज जरूर करते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऐसा बताया कि ऐसी दीवार थी, इसके अंदर कोई मसाला यूज नहीं किया गया था। आउटसाइड जो दीवारें बनी हुई थी, पत्थर के टुकड़े फानाकार थे। फानाकार कैसे टुकड़े होते हैं, यानी पत्थर को इस टुकड़े से काटा गया था कि एक पत्थर दूसरे में फंस जाए, और इस तरीके से पत्थरों के फानाकार टुकड़ों को आपस में फंसा करके दीवार बनाई गई थी, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे, यानी हिलते नहीं थे। दीवारों के अंदर का जो भाग है मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। दीवार के जो अंदर का भाग है मिट्टी यूज की गई थी उसमें, और मलबे का इस्तेमाल उसमें किया गया है, यानी बाहर की दीवार में मसाला यूज नहीं किया गया, अंदर की दीवार में मिट्टी का इस्तेमाल, मलबे का इस्तेमाल हुआ है। और वर्गाकार और आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो या तो दुर्ग जो हैं वर्ग के आकार में बनाए गए थे या फिर वो आयत के आकार में बनाए गए थे, और जो बुर्ज है वहां पे सैनिकों की तैनाती होती थी, जहां से वो बेहतर तरीके से बाहर से आने वाली सेना को देख सकते थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। बाकी हम दूसरे शासकों के बारे में हम पढ़ते हैं, चाइना की महान दीवार के बारे में पढ़ सकते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और भी बहुत सी ऐसी दीवारें बनवाई गई हैं, किलेबंदियां मिलती हैं, लेकिन जिस तरह का उदाहरण यहाँ पे मिलता है ऐसा कहीं भी नहीं है कि खेतों को भी इन्होंने दीवार से घेर दिया गया है। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों
के बीच जुते हुए खेत, यानी 3 दीवारें बता रखी हैं इन्होंने, पहली दीवार, दूसरी दीवार और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, यानी 3 दीवारों के बारे में बताया गया है। जुते हुए खेत, बगीचे और आवास है। अब इसको समझने की जरूरत है, ये 3 पॉइंट जो दे रखे हैं, खेत, बगीचे और आवास। अब इसको समझिए, पहली दीवार के जो कवर किया गया है, पहली दीवार जो डाली गई है बाउंड्री वॉल पे, उसमें खेतों को कवर किया गया है। दूसरी जो वॉल डाली गई है उसमें किसको किया है, बगीचे को। और तीसरी जो दीवार बनवाई गई है वो किसके बाहर बाहर बनवा रखी है, हाउसिंग यानी आवास के बाहर बनवाई गई है। अब आता है पेस। पेस, डोमिंगो पेस के बारे में फिर विवरण आया है। देखिए डोमिंगो पेस क्या कहते हैं, इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, यानी बाहर से या बाहर जो आउटवाइड जो सबसे आउटसाइड बाउंड्री वॉल है, तो उस बाउंड्री वॉल से और अंदर का जो शहर है उसकी दूरी बहुत ज्यादा है, जिसमें खेत जहां वे धान उगाते हैं, यानी ऐसे यहाँ पे खेतों के अंदर धान उगाते हैं, बाग बगीचे देखने को मिलते हैं। बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है, यानी 2 झील यहाँ पे बताई हैं जहां से वो पानी ले सकते हैं। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों के द्वारा पुष्टि की गई है। जो आज के आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको प्रूव कर दिया है कि वास्तव में इन 2 झीलों से पानी इनको मिलता था, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। यानी जो आज के आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने पता लगा लिया है कि धार्मिक केंद्र के बीच में और नगरीय केंद्र यानी शहरी केंद्र के बीच में एक कृषि का क्षेत्र होता था, जहां पे किसान खेती करते थे। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसको हम नहीरिया नहर के नाम से हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी जान चुके हैं। तो एक बहुत ही एक अच्छा चैनल सिस्टम था यहाँ पे, यहाँ नहर प्रणाली बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनवाई गई थी, जिसमें तुंगभद्रा से पानी लाया जाता था। तुंगभद्रा नदी विशेष तौर पे इनको यहाँ पर पानी की सप्लाई के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प साबित हो रही है। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था, यानी हमें ये ध्यान रखना है जो कृषि का क्षेत्र है उसको हम किलेबंद भूभाग में क्यों एडजस्ट करते हैं। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित करके समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। प्रतिपक्ष क्या होता है बेटा, जो दुश्मन होता है, बाहर सेना लेके खड़ा है हमला करने के लिए, उसे प्रतिपक्ष कहते हैं। यानी जो विद्रोही है, जो विपक्षी है, उनके लिए कहा गया है। तो मध्यकालीन समय के दौरान घेराबंदियां बहुत होती थी, घेराबंदी करके और अंदर के लोगों को बाध्य कर देते थे। मान लीजिए जैसे दिल्ली के आसपास कोई राज्य है, बाहर से सिंध के रास्ते से, पाकिस्तान के रास्ते से हमला होता है और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जब लोगों की नीड पूरी नहीं होगी तो लोग बाहर आएंगे, समर्पण करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, अभी हमें मतलब छोड़ दीजिए कि हम खेती करने के लिए जाएंगे, हम दूध लेने जाएंगे, किसी भी मकसद से वो काम कर सकते हैं इस तरह का, तो मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं बहुत होती थी। ये घेराबंदियां कई महीनों यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। वो डिपेंड करता था किसी सेना पे कि कोई महीनों तक बैठा रहता है या फिर वर्षों तक वहां पे बैठा रहता है। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। यानी ऐसी समस्या से निपटने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन इन्होंने क्या ढूंढा, इन्होंने ढूंढ लिया कि किलेबंदी कर दी जाए, अनाज के जो क्षेत्र हैं उनको भी किलेबंद क्षेत्रों में ले आया जाए, क्योंकि जब भी कभी अकाल पड़े तो उस दौरान अनाज की पूर्ति अनाज के गोदामों के जरिए भी की जा सके, इसलिए अनाज के गोदामों को भी किलेबंद किया गया था। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए अत्यधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया। अब आप याद रखिए, अगर कोई जैसे पॉजिटिव पूछा जाता है कि किलेबंदी के लाभ बताएं, तो लाभ तो आप बता दोगे कि आवारा पशुओं से बचवाने के लिए, इनको बाहर से कोई सैनिक हमला होता है तो उसके आगे मजबूर होने से बचने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, और इसके अलावा ये कह सकते हो कि विपरीत परिस्थितियों में और बहुत ही अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए इस तरह की घेराबंदियों का निर्माण या किलेबंदियां की गई थी। लेकिन इसकी कमियां भी बतानी पड़ती हैं, तो कमी बताओगे, महंगी व्यवस्था थी और कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए इतनी महंगी व्यवस्था को अपनाना जरूरी नहीं था और बहुत ही बड़े लेवल पे अपनाया, जो कि मतलब को काफी खर्चीला साबित हुआ, बहुत ज्यादा पैसा इसमें लग गया था। दूसरी, किलेबंद नगरीय क्षेत्रों के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। यानी किलेबंदी कहां तक थी, नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी।
जो नगरीय केंद्र जिसे कहते हैं शहरी केंद्र, उसका जो आंतरिक भाग है उसको चारों तरफ से घेरा गया था। तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। अब आप यहां ध्यान रखें कि जो दूसरी किलेबंदी है, पहली किलेबंदी में क्या मिला हमें, खेती का क्षेत्र मिला, ठीक है, और उसके अंदर हमें ये पता लगा कि बाहर से हमला होता है तो कैसे कंट्रोल करना है। इस तरह के जो घेराबंदियों से बचने के लिए इन्होंने ऐसा किया था, लेकिन ये बहुत ही खर्चीला साबित हुआ है। दूसरी किलेबंदी में क्या बताओगे, नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। तीसरी शासकीय केंद्र को घेरा गया था। अब ये छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 3 तरह की घेरेबंदियां या हम देखते हैं किलेबंदी की गई थी, तो वो क्या क्या काम आ रही थी। तो पहली किलेबंदी को खेती की जमीन को घेरा गया था। दूसरी जमीन को हम कह सकते हैं, दूसरी किलेबंदी को नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनाया गया था। तीसरी को शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जहां पर राजमहल वगैरह होते थे और शासक डिसीजन लेते थे, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को, और यहां भी ये बताया गया है कि अगर कोई इमारत है, बहुत बड़ी इमारत है, तो उसकी अपनी पर्सनल ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, उस बिल्डिंग की भी अच्छी ऊंची ऊंची दीवारें थी। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जिसको तोरण द्वार के नाम से जान सकते हैं, गोपुरम भी कह सकते हैं। लेकिन आप यहां ध्यान देने योग्य बात है कि अगर दुर्ग है तो दुर्ग का गोपुरम नहीं होता, मंदिर का गोपुरम होता है, ठीक है बेटा, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, यानी जो एंट्री गेट्स होते थे वो बहुत ही सुंदर बनाए जाते थे। तो अच्छी तरह से ये ध्यान देने वाली बात है। अगर हम प्रवेश द्वार की जगह पे यहां भी हम अगर उल्लेख कर देते हैं, मान लीजिए हम उल्लेख कर देते हैं कि ये गोपुरम, तो वो गोपुरम बेटा धार्मिक बातों से जुड़ी हुई बात होती है। यहाँ पे हम प्रवेश द्वार ही उसे कहें, एंट्री गेट कहें, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों के द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। यहाँ ये क्या बता रखा है कि जो प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट है, उस पर मेहराब बनवाई गई है। मेहराब क्या होता है, एक ऐसा पत्थर जो छज्जे पर लगाया जाता है, और आपने पुरानी हवेलियों में देखा होगा, एक पत्थर को उसकी सपोर्ट के लिए नीचे बहुत ही सुंदर डिजाइन में काट के लगाया जाता है, उसको मेहराब बोला जाता है। और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद, अगर कोई भी द्वार बना हुआ है तो उसके ऊपर उसको गुंबद नुमा ढाला जाता है। जैसे गुंबद ऐसा होता है जैसे किसी मंदिर पे बना हुआ है, जैसे पुरानी हवेलियों के अंदर आपने देखा होगा मुख्य द्वार के ऊपर गुंबद बना होता है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। तुर्की सुल्तानों के द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। जैसे तुर्की के सुल्तानों ने अपनाया था वैसा ही यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के संबंध तुर्की के साथ रहे होंगे या यूरोपियन देशों के साथ रहे होंगे। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक या हिंद इस्लामी कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंडो इस्लामिक लिखिए, हिंदी में लिखें तो हिंद इस्लामी शैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान की कल्चर का इस्तेमाल भी किया गया है और इसमें जो है यूनानी कल्चर का यानी यूरोपियन कल्चर का इस्तेमाल भी इसमें किया गया है। तो आप इसमें बेटा इतना ध्यान रखें कि जो इंडो का रिलेटेड है हमारे हिंदुस्तान से, और जो इस्लामिक है वो अरब कंट्रीज से होता है मेनली। तो आपको पता होगा कि मोहम्मदन कंट्री सबसे ज्यादा अरब देश, मतलब अरब देशों के आसपास ही ज्यादा होते हैं। जैसे आपने सऊदी अरब का नाम कभी सुना हो, ईरान, इराक, अफगानिस्तान का सुना हो, तो ये जो इलाका है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं। अब इनका क्या हुआ कि इन्होंने यूरोप पे कब्जा किया और यूरोप में भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से तुर्की जैसे देश जो हैं, बेशक वो यूरोपियन मतलब अपने आप को मानते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इस्लामिक विचारधारा से प्रेरित हैं, इसीलिए इसको हिंद इस्लामी शैली कहा जाता है। यहां जो तुर्की का एग्जाम्पल देख करके आपको समझाने की कोशिश की गई है, उसी का एग्जाम्पल आपको पेपर में लिखना है कि तुर्की के सुल्तान जो हैं वो इंडो इस्लामिक शैली से, मतलब ये जो बिल्डिंग का डिजाइन यहाँ बन रहा है, प्रवेश द्वारों का बन रहा है, तो वो तुर्की से प्रभावित होकर के बनाया गया है, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की और वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण और फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बच करके
घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। यहाँ ये बताया गया है। अब यहां तक तो हमने प्रवेश द्वारों के बारे में, बिल्डिंग के डिजाइन के विषय में पढ़ा, किलेबंदी के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं सड़कों के विषय में। यहाँ पर कई तरह की सड़कें देखने को मिलती हैं। प्रवेश द्वार से और जो मुख्य इमारत है वहां तक पहुंचने के लिए रास्तों का अनुरेखण किया गया था। यानी उनका अनुरेखण का मतलब होता है कि बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सड़कों का निर्माण किया गया था और यहाँ पर फर्श वाली सड़कें बनी हुई थी और इनके जरिए काफी संख्या में लोग इन प्रवेश द्वारों से होते हुए मुख्य इमारत तक या मुख्य शहर तक पहुंचते थे। मंदिरों के भी प्रवेश द्वारों को जोड़ने के लिए इसी तरह की सड़कें होती थी और इस तरह की सड़कों के दोनों तरफ खास तौर पर मंदिर के आसपास बाजार लगे हुए थे, जिसे हम शहरी केंद्र के रूप में भी जानते हैं। आगे हम शहरी केंद्र में डिटेल के रूप में भी पढ़ेंगे। अब आप इस चित्र के जरिए देखिएगा बेटा, गोपुरम ऐसा दिखता है। जो नीचे से इसका आधार कितना चौड़ा है, ऊपर जितनी भी इसकी मंजिलें बनती चली जाती हैं वो सारी इसमें सिकुड़ती चली जाती हैं और हाइट पर काफी कम हो जाते हैं और वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ा मंदिर हो। लेकिन क्या है ये? केवल एक प्रवेश द्वार। यहाँ सिर्फ एक प्रवेश द्वार है। ऊपर देख सकते हैं किलेबंदी की दीवार में बना हुआ प्रवेश द्वार। अगर बाहर से कोई सैनिक हमला होता है तो इस तरह के एंट्री गेट के जरिए उनको प्रवेश करने की जरूरत होती थी, लेकिन ऐसी जगह पर सैनिकों की तैनाती होती थी, इसलिए इस साम्राज्य में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल था। इन दो प्रवेश द्वारों के बीच समानताओं और विभिन्नताओं का प्रवेश वर्णन करें। आप विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए। ऊपर वाला देखिए, नीचे वाला देखिए। आपके विचार में विजयनगर के शासकों ने इंडो इस्लामिक स्थापत्य के तत्वों को क्यों अपनाया? आपने मतलब यहाँ के साम्राज्य के लोगों ने, जैसे कि हमने पढ़ भी लिया है, इन्होंने इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की नमूनों को क्यों अपनाया? क्यों मेहराब के पत्थर का इस्तेमाल किया? क्यों गुंबद का निर्माण किया? वो किससे प्रभावित थे? वो पूरी तरह से डेफिनेटली ये बात सही है कि तुर्की जैसे देश से इनके बहुत ही गहन संबंध थे। उनसे गर्म मसाले वगैरह निर्यात करते थे। कुछ जरूरत की चीजें अरब देशों से यहाँ मंगवाई जाती थी और इस तरीके से अरब का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में मुस्लिम देश रहा है और तुर्की का भी पूरी तरह से प्रभाव रहा है। तो उसके जरिए हम समझ सकते हैं। ऊपर वाला जो प्रवेश द्वार है वो एक बाहर की बाउंड्री में सिर्फ एक एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार है। उसको बहुत ज्यादा सजावट नहीं की गई है, लेकिन गुंबद देखने में आ रहा है, गुंबद बना हुआ है प्रवेश द्वार पर। दूसरे वाले में देखिएगा, यहां पर हम एक अलग तरीके से जिस तरह का मंदिरों के अंदर डिजाइन होता है वो डिजाइन हम देख पा रहे हैं। अब यहां तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। लास्ट के दोनों पैराग्राफ में कर दो बेटा, ये दोनों पैराग्राफ बताने मुझे? सर इसके ऊपर वाला देखिए, ये वाला भी बताना है। अच्छा, 3 पैराग्राफ बताने बेटा, ठीक है। देखिए, इसमें कृषि क्षेत्र के विषय में बताया गया है। जो मतलब सबसे पहली बाउंड्री वॉल है उसमें कृषि क्षेत्र को किलेबंद किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि खेती की सुरक्षा के लिए, और बाहर से कोई हमला होता है तो अपना इंडिपेंडेंट बने रहे, उसका आगे मजबूर ना हो, इसके लिए इस तरह की घेराबंदी का बहुत ज्यादा औचित्य रहा उस समय। और यहाँ पर कई बार इसमें इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई दुश्मन ऐसा भी होता था, कई बार तो कई कई महीनों तक घेराबंदियां होती थी, कई बार कई कई वर्षों तक चलती रहती थी। बाउंड्री वाल पे जैसे इस जगह आके बैठ गए और अंदर विजयनगर साम्राज्य है तो यहाँ आके बैठ जाते थे। उनको लगता था कि ये जब किसी न किसी जरूरत के लिए बाहर आएंगे, फिर उनकी शरण मांगेंगे या उनसे युद्ध करेंगे तो उनको हरा दिया जाएगा। और अगर ये अपना दरवाजा बंद करके रखते हैं और इनको बिल्कुल अंदर ही नहीं आने देते हैं, यहाँ सैनिकों की तैनाती बना के रखते हैं, तो फिर इनके लिए भी मुश्किल हो जाता है अंदर प्रवेश करना, जो बाहर से हमला करने वाले लोग हैं उनके लिए। तो ये चीज है बेटा, उस समय मध्यकालीन समाज था। मध्यकालीन समाज में बहुत बार घेरेबंदियां करके और बहुत शासकों को मजबूर कर दिया गया था और ये उनका तरीका होता था, टैक्टिक थी ये। और इन्होंने इस तरह की टेक्निक को भी क्या कर दिया? बेकार कर दिया। उसके बाद आगे विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को इसकी कमी बता रखी है, बहुत ही महंगी और व्यापक नीति के द्वारा इसको सुशोभित किया। यानी बाउंड्री वाल बनाना आसान नहीं है, प्रवेश द्वार बनाना आसान नहीं है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो ये तो था बेटा आपका सबसे पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में दूसरी किलेबंदी के विषय में बताया गया है। नगरीय केंद्र के आंतरिक भागों के चारों ओर इसे बनाया गया। तीसरी जो दीवार घेरी गई थी वो शासकीय केंद्र के चारों ओर घेरी गई थी। तो इस तरीके से एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। पहली दीवार से किसको घेरा गया था? कृषि क्षेत्र को, दूसरे से नगरीय केंद्र को, तीसरे को शासकीय केंद्र से। शासकीय केंद्र मतलब कैपिटल, और नगरीय केंद्र जहां पे मार्केट का सिस्टम है।
अब आगे चलते हैं बेटा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें क्या बता रखा है, दुर्ग में प्रवेश के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रवेश द्वार बने हुए थे, और यहाँ प्रवेश द्वारों का जो नमूना बता रखा है उनके अंदर पूरा पूरा प्रभाव इस्लामिक कल्चर का साफ साफ दिखाई देता है, इसलिए इसको मिक्स में माना जाता है। हमारे यहाँ की कल्चर का भी इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया इंडो। और इस्लामिक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसका वहां से प्रभाव इन पर रहा है, इस वजह से। जैसे तुर्की जैसे देश, सऊदी अरब जैसे देशों के साथ इनका बहुत ही गहन संबंध था, इसलिए वहां जैसी इमारतें बनती थी वैसी इमारतें यहां भी बनने लगी। हिंदी में इसको हिंद इस्लामी कहते हैं, हिंद इस्लामी स्थापत्य शैली का इस्तेमाल किया गया। इंग्लिश में इसको इंडो इस्लामिक शैली कह सकते हो। आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने का, वो उन्होंने इसे फॉलो किया है। और ऐसा नहीं कि हमारे स्थानीय परंपराओं को इसमें नहीं अपनाया गया है, स्थानीय परंपराओं को भी डेफिनेटली अपनाया गया है। अब आगे देखिएगा बेटा, पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की और वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया। जो आज के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इनकी सड़कें, जितने भी टाइप की सड़कें होती हैं, उनको प्रॉपर तरीके से जाना, उनको उनके बारे में देखा कि किस तरह से बनी हुई है, किस तरह के मसाला का यूज किया गया है। तो यहाँ पर ऐसा पता लग रहा है कि जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार से मुख्य रास्ते को या मुख्य इमारत या शहरी केंद्र, नगरीय केंद्र को जाने वाली जो सड़कें होती थी, वो अनुरेखण के द्वारा और फर्श वाली सड़कों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। और एक प्रकार की जो सड़कें ऐसी भी थी जिनको घाटियों से बाहर, यानी बिल्कुल सबसे लास्ट बाउंड्री के, यानी पहाड़ी, सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बच करके, यानी पहाड़ियों से बचते हुए घाटियों से होकर के उन सड़कों को घुमाया गया था, ताकि आने जाने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि उस समय पशुओं को इस्तेमाल यात्री परिवहन के लिए करते होंगे, तो वो पहाड़ पर तो चढ़ नहीं सकते, उनको दिक्कतें होती है, घोड़ों को भी या बैलों को भी। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए इन्होंने पहाड़ों से बचते हुए घाटियों में से रास्ते तैयार किए, सड़कें तैयार की। और यहां आगे बता रखा है, मंदिरों को प्रवेश द्वारों से अटैच किया गया था, बाजारों को भी इस तरह की सड़कों से अटैच किया गया था। बस इतना है बेटा, इसको टॉपिक को पढ़िएगा प्रॉपर तरीके से, और इसमें इन बिटवीन क्वेश्चंस आप करके लाएं, ठीक है। ये उषा दाइमा, आप क्या पूछ रहे थे? ओके बेटा, अब आप नहीं पूछना चाहते तो यू कैन लीव नाउ। लीव कीजिए बेटा निखिल। लीव कीजिए निखिल।